स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र और राज्य सरकार को लगाई गई है जमकर फटकार, जल्द से जल्द समाधान करने के लिए कहा गया है। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे पंजाब के अंदर चक्का जाम लगातार बना रहेगा। मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले किसानों ने कर दिया है अपना ये ऐलान। और इसी के साथ में आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर की पंचायत को लेकर कहां कहां पंचायत हो रहे हैं और किस किस गाँव ने समर्थन का ऐलान किया है। इसी के साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काम रोको प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा में लेकर आए हैं, जिसके बाद जमकर नारेबाजी की खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिंह की तरफ से किसानों से माफी मांगी गई है और आंदोलन को सफल बनाने के लिए मंत्र दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताएंगे किसान सम्मान निधि के दिए गए पैसे को वापस लेने के लिए हजारों किसानों को नोटिस दिया गया है और बिहार के अंदर मोदी के मंत्री को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है और दोस्तों काफिले पर फेंका गया है मोबिल। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में एक एक करके चलेंगे। सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार समस्या का समाधान करे। दरअसल दोस्तों नोएडा के एक शख्स की ओर से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क किसान आंदोलन के चलते बंद है, जबकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने केवल एक सड़कें बंद की है, बाकी की सारी सड़कें खुली हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को कहीं न कहीं फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है और केंद्र सरकार के साथ साथ तीनों संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी करते हुए सवाल पर जवाब मांगा गया है। अगर आपको भी लगता है कि कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट को उस पक्ष को भी देखना चाहिए जिसमें किसानों ने 600 से ज्यादा अपने सहयोगियों को खो दिया है। दोस्तों इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें जालंधर में किसानों की गन्ना खेती माहिरों से बैठक खत्म होने के बाद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अगली रणनीति तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि गन्ने की कीमतों की बढ़ोतरी को लेकर जालंधर और दिल्ली के नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक चौथे दिन भी बंद रहे। मंत्री से मुलाकात करने के बाद सोमवार को जालंधर के डीसी कॉम्प्लेक्स में किसान नेताओं और गन्ना खेती माहिरों के बीच में बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा कि हमने माहिरों को साबित कर दिया कि गन्ने के प्रति क्विंटल की लागत 470 रुपए आ रही है, फिर भी हम 400 रुपए की मांग करते हैं तो उसी पर कायम रहेंगे। बैठक के बाद खेती बाड़ी अफसरों ने कहा कि नया रेट कल मुख्यमंत्री यानी आज मुख्यमंत्री की तरफ से अनाउंस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब बंद की कॉल को मुलतवी कर दिया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में 3 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक होनी है, उसके बाद ही आगे की सुनवाई को लेकर किसान फैसला लेने वाले हैं कि पंजाब बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से भी अपनी ही सरकार को लेकर निशाना साधते हुए कहा गया कि गन्ना किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से पड़ोस के राज्यों में कीमतें मिल रही हैं उसी तरह की कीमत मिलनी चाहिए। वहीं पर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी गन्ना के किसान योगी सरकार से काफी नाराज है और इस पूरे मामले को लेकर किसानों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो सरनावली गाँव के अंदर आयोजित की गई किसानों की महापंचायत के दौरान फैसला लिया गया कि 5 सितम्बर को होने वाले किसानों की महापंचायत में मुजफ्फरनगर जाने वाले हैं, यानी मुजफ्फरनगर कूच का ऐलान गाँव-गाँव से किया जा रहा है। और इस तरह से जैसे 25 जनवरी को एक बड़ी संख्या में किसानों की तादाद दिल्ली के अंदर दिखाई दी थी, उसी तरह से उससे भी बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर कूच करेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने काम रोको प्रस्ताव पेश किया, जिसको अस्वीकार कर दिया गया। हरियाणा की विधानसभा में जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 9 महीने चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन पर चर्चा करने की मांग को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किसान संगठनों के आंदोलन पर चर्चा कराने के लिए विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता को काम रोको प्रस्ताव दे दिया। स्पीकर के द्वारा कांग्रेस पार्टी का काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, जिसको लेकर पार्टी के विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और कुल मिलाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करीब 1 घंटे तक चले शून्यकाल में शोर शराबा देखने को मिला। कोई इस दौरान बहस भी नहीं हो पाई। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के विधायक शोर शराबा करते हुए स्पीकर के आसन के पास सामने आ गए, लेकिन स्पीकर ने काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर चले गए। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिंह ने किसानों से माफी मांगी है। बोले मुझसे गलती हुई है, आंदोलन को सफल बनाने के लिए भी मंत्र दिया है। दरअसल दोस्तों हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान किसान मोर्चा के द्वारा बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों को काला झंडा दिखाने का दौर लगातार जारी है। हाल ही में 14 अगस्त को बरवाला के अंदर गाँव सरसौद में किसानों और बीजेपी
बीजेपी के विधायकों के समर्थकों के बीच में विवाद पर जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग ने किसानों की ओर से मिले अल्टीमेटम के बाद आखिरकार बोडापट्टी टोल पर पहुंचकर माफी मांग ली है। यह वीडियो वायरल होने के बाद किसानों में रोष और फैल गया। इससे पहले रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हिसार जिला कमेटी और बाडोपट्टी टोल से लगते हुए 58 गाँव के पंचायतों ने टोल पर पंचायत करते हुए 14 अगस्त को सरसौद में हुए घटना पर जोगीराम सिहाग को उनके साथियों के साथ माफी मांगने के लिए कहा, वरना संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा फैसला लेगा। किसानों की तरफ से जननायक जनता पार्टी के विधायक को 23 तारीख शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही विधायक सामने आए और उन्होंने इस पूरे घटना को लेकर अपने समर्थकों की तरफ से किसानों से आकर माफी मांग ली। इसके बाद जोगीराम के समर्थकों ने किसानों के साथ एक बैठक की और बीच में मध्यस्थ करते हुए पंचायत में माफी मंगवाई गई। दरअसल दोस्तों, जब भी किसान एकजुट हो जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को माफी मांगना पड़ता है। किसान मोर्चा ने जोगीराम को माफी देने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद किसानों ने अपने मंच से जोगीराम को माफी करने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में बीजेपी जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विरोध जारी रहेगा। इस दौरान जोगीराम सिहाग ने किसानों को सलाह दी कि जैसा आंदोलन शुरू से चल रहा था वैसे ही किसान अगर आंदोलन करते रहेंगे तो उनकी जीत पूरी तरह से निश्चित है। और एक और अपडेट की माने तो किसान सम्मान निधि पाने वाले हजारों लोगों को पैसा लौटाने का नोटिस मिला है। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में फर्जी तरीके से किसान निधि के पैसे लेने के आरोप लगाते हुए राज्य के अंदर हजारों से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार के राजस्व विभाग के तहसीलदारों के माध्यम से रिकवरी का नोटिस जारी किया गया है। अपात्र और टैक्स देने वाले किसानों को 15 दिनों के भीतर किसान सम्मान निधि की गलत तरीके से दी गई किस्तों को लौटाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन सभी के नाम राज्य सरकार ने ही केंद्र सरकार को दिए थे और केंद्र सरकार ने इनके अकाउंट में पैसा डाल दिया। ऐसे में दो सवाल खड़े होते हैं, या तो इनके अकाउंट में जो पैसे डाले गए हैं वो ठीक डाले गए हैं, या फिर मोदी सरकार पैसों की बर्बादी खुले तौर पर कर रही है। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा के अंदर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि 40 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे दिए जा रहे हैं जो इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है। सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिनको नोटिस दिया गया है क्या वह सच में असली किसान नहीं है, क्योंकि कई सारे किसानों ने पहले ही कहा था कि उनका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शुरुआत में जोड़ा गया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया है। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस पूरे योजना को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, क्या प्रतिक्रिया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के काफिले पर हाजीपुर के अंदर मोबिल फेंका गया। हालांकि किसने मोबिल फेंका है इसको लेकर मामला स्पष्ट नहीं हो पाया। दरअसल दोस्तों, जानकारी के अनुसार हाजीपुर के चौरसिया चौक पर जैसे ही मोदी सरकार के मंत्री पशुपति पारस का काफिला गुजर रहा था, वहाँ पर कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और काफिले पर मोबिल फेंक दिया। वहीं पर खबर है कि काफिले में मौजूद कुछ युवकों को धक्का भी दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बताते चले, मोदी सरकार के मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस पहली बार बिहार के दौरे पर थे और पशुपति पारस अपने ही संसदीय क्षेत्र में गए हुए थे, जहां पर उनका इस तरह से जमकर विरोध हुआ है। आपको बताते चले कि दोपहर दिल्ली से विमान के माध्यम से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं ने स्वागत तो किया, लेकिन स्वागत के दौरान उनके साथ ये घटना भी घटी है। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने 50 घंटे से हाउस अरेस्ट करने को लेकर चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पिछले 50 घंटे से हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर अपना विरोध जाहिर किया है। 21 अगस्त को अमिताभ ठाकुर गोरखपुर जाने वाले थे, तभी उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने रोक दिया। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह का प्रयास करने वाली लड़की के आरोपों की जांच कर रही टीम आज अमिताभ ठाकुर से पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर से तलब किया गया है। दरअसल दोस्तों, डीजीपी को लेटर देते हुए उन्होंने कहा कि 28 तारीख को रामलीला का दर्शन करूंगा। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों बिहार के 11 पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए जातीय जनगणना कराने की मांग की है। आपको बता दें, इस दौरान खुद तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा कि लोगों की इच्छा है कि जाति के आधार पर जनगणना हो। मुझे आशा है कि इस पर सकारात्मक चर्चा होगी। अगर देश में केंद्र के द्वारा जाति जनगणना नहीं कराई जाती तो बिहार में सरकार इस पर विचार किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से जनगणना कराने पर विचार किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, क्या कुछ फैसला बिहार सरकार आगे आने वाले दिनों में लेगी, इस पर निर्भर करेगा कि बिहार की सियासत क्या होने वाली है। और एक और अपडेट की माने तो जन आशीर्वाद यात्रा के होर्डिंग्स पर लगे माधवराव सिंधिया की तस्वीर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने भी इस पर बयान दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसे में दोस्तों होर्डिंग्स पोस्टर भी लगाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया होर्डिंग पोस्टर में जहां पर एक और नजर आते हैं, वहीं पर सिंधिया के पिता और कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी इसमें दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के जन
जन आशीर्वाद यात्रा में इस तरह से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की फोटो लगाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर सतीश ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि माधवराव सिंधिया कभी बीजेपी में नहीं रहे। अंतिम सांस तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विचारों को अपनाया। अंतिम सांस तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य किए। कांग्रेस के विधायक की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर माधवराव सिंधिया की पत्नी माधवी राजेश सिंधिया को इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको ज्वाइन करनी चाहिए ताकि उनके पति की राजनीतिक विरासत को वहां आगे ले जा सके। एक और अपडेट की माने तो शिवसेना का तीखा प्रहार, बीजेपी को हराने के लिए चतुर चालों की जरूरत है, देश को नहीं चाहिए सिर्फ चर्चा पे चर्चा। शिवसेना ने सोमवार को विपक्षी पार्टियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कुशल और चतुर चालें चलने के लिए कहा है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने ये करके दिखाया है। मोदी शाह की बाजीगरी को चुनावी मैदान और राजनीतिक बिसात पर ही रोका जा सकता है। अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया कि केवल एक चीज है जो आपको चाहिए और वो है लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति। उसमें कहा गया कि एक निश्चित कार्य योजना समय की मांग है। शिवसेना 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुई थी। बाद में उद्धव ठाकरे की नीति के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई गई और ये सरकार लगातार चलती जा रही है। इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के अंदर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की वापस लौटी सत्ता का भी उदाहरण देते हुए शिवसेना की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को सबसे पहले एक चतुर योजना बनानी पड़ेगी और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए भी और जीतने को लेकर भी। इस पर आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो पंजाब की पावर टसल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर सिंहदेव और भूपेश बघेल के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में अब कलह मस्ती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच में तनातनी बढ़ती जा रही है। दोनों नेताओं के बीच उपजा विवाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए शीर्ष नेतृत्व के लिए सबसे मुश्किल भरी चुनौती होने वाली है। आज यानी मंगलवार को दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करके दिल्ली से लौटेंगे। इस दौरान दोनों नेता छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया के साथ भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच में विवाद की असली जड़ है 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला। दरअसल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर नेताओं के बीच में नेतृत्व को लेकर सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये फॉर्मूला सुझाया। इस फॉर्मूला के हिसाब से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इस फॉर्मूले के हिसाब से जून के महीने में ही भूपेश बघेल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री न बनाए जाने से नाराज है और नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो पटना के अंदर जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। डिप्टी सीएम पर लगाए थे गंभीर आरोप। अक्सर अपने बयानों और कारनामों को लेकर चर्चा में रहने वाले जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। वहीं पर भाजपा के तमाम नेताओं ने एक सुर में जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल पर कार्रवाई की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक गोपाल मंडल ने पिछले दिनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए भागलपुर केवल पैसा वसूलने के लिए आते हैं, ये आरोप लगाया था। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से इस्तीफा भी मांगा गया था। दरअसल दोस्तों बता दें कि उस दौरान तारकिशोर प्रसाद भागलपुर के दौरे पर आए थे। जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल द्वारा बीजेपी के डिप्टी सीएम को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी खेमे से विरोध का सुर भी उठा। भाजपा के विधायक और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि गोपाल मंडल की मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उन्होंने उन पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। एक और अपडेट की माने तो चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, इसका ऐलान किया गया है। पंजाब में अपना दम दिखाने के बाद आम आदमी पार्टी अब चंडीगढ़ के अंदर भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं पर राष्ट्रीय लोक दल ने हरियाणा के अंदर 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत की तैयारी को लेकर क्षेत्र के अंदर कई जगह शक्ति प्रदर्शन किया है और लोगों के बीच में जाकर इस पंचायत को बड़ा बनाने के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। वहीं पर कोरोना की स्थिति की रिपोर्ट देते हुए ममता बनर्जी ने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन को इस मौके पर चुनाव करा लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव जिन 7 सीटों पर होगा वहां पर कोरोना के ज्यादा मामले नहीं है और इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द कोरोना के इतने कम मामलों के बीच में चुनाव करा लेना चाहिए, ताकि तीसरी लहर से चुनाव कोई प्रभावित ना हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला अपने तरीके से लेगा। जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाएगा आपको अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि इलेक्शन नहीं कराना चाहता है इलेक्शन कमीशन। एक और अपडेट की माने तो एक्ट्रेस के खिलाफ पुणे में वकील ने दर्ज करवाई क्रिमिनल कंप्लेंट। तालिबान से हिंदुत्व की तुलना की थी। दरअसल दोस्तों स्वरा भास्कर के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया
उठाया गया है। और इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो हिसार के सोनी वर्ण अस्पताल में कोरोना के 5 मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जमकर बहस देखने को मिली। दरअसल दोस्तों, शून्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण प्रदेश में मरीजों की मौत हो गई। हुड्डा ने हिसार के सोनी वर्ण अस्पताल से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने रखते हुए इसकी जांच की मांग की है और कहा कि इससे साफ लिखा है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हुई है, जबकि प्रदेश सरकार बड़ी बेशर्मी से सदन के अंदर झूठे आंकड़े देकर एक भी मौत का दावा नहीं हुआ है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। हुड्डा ने हिसार के इस मामले को उठाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब देते हुए मेडिकल बोर्ड व एसडीएम के रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया गया। कुल मिलाकर दोनों नेताओं के बीच में जमकर बहस देखने को मिली है। और एक और अपडेट की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की तरफ से दिए गए टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हरीश रावत ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों की टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद पर सोमवार को कहा कि ये लोग पार्टी द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर दोषी पाए जाते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। राज्य के लिए कांग्रेस के प्रभारी रावत समाचार एजेंसी को बताते हुए नजर आए कि उन्हें सिद्धू ने ये जानकारी दी है कि उनके सलाहकारों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन वह अपने स्तर पर इसकी जांच करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी की हमेशा से ये राय हुई है कि आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। उन्होंने सिद्धू के 2 सलाहकार प्यारे लाल गर्ग और मनविंदर सिंह के कथित टिप्पणी को लेकर ये बातें कही हैं। और एक और जानकारी की माने तो विदेश मंत्रालय की तरफ से अफगानिस्तान में उपजे हालात को लेकर विपक्षी पार्टियों को जानकारी दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, सर्वदलीय बैठक विदेश मंत्रालय की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां देश की मौजूद रहेगी और सभी को अफगानिस्तान के हालात के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत की तरफ से क्या रिस्पांस लिया जाएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। और एक और अपडेट की माने तो पहले मंदिर का चंदा चोरी किया, अब कुंभ में भ्रष्टाचार, धर्म तो बख्श दो योगी जी। संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित किए गए कुंभ मेले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और फिजूल खर्च किए जाने की खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक कैग के ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेहतर योजना के अभाव में योगी सरकार ने करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के सरकार ने अपने मनमानी तरीके से एक ही काम को अलग अलग रेट से करवाया और भुगतान किया। दर्जनों कामों में मानक से ज्यादा पैसे खर्च किए गए। इसके अलावा 2019 के कुंभ के प्रचार प्रसार के लिए भी 2 गुने पैसे खर्च किए गए। योगी सरकार पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए कई नियमों का उल्लंघन किया है। यहाँ तक कि राज्य में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा भी मारा गया है। कई सारे और भी सवाल खड़े किए गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए संजय सिंह ने भी सवाल खड़े करते हुए बताया कि राम मंदिर हो चाहे प्रयागराज का कुंभ हो, भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ती है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम धर्म को तो बख्श दीजिए। मंदिर में चंदा चोरी और फिर कुंभ मेले में आयोजन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपके सच को देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। दोस्तों, इस तरह से संजय सिंह ने कई सारे और भी सवाल खड़े किए हैं। इस पर आप लोग की जो कुछ राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी की माने तो मध्य प्रदेश के अंदर एक चूड़ी वाले को मारने पर कुमार विश्वास ने भी पलटवार करते हुए उन सभी पर निशाना साधा है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक मुस्लिम शख्स था जिसे मध्य प्रदेश के अंदर कई लोगों ने मिलकर पीटा और जब पुलिस की तरफ से मामला दर्ज किया गया तो कहने लगे कि शख्स ने अपना नाम छुपाया था। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात तय है कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी पुलिस अफसरों से मुलाकात की है। वहीं पर पीड़ित शख्स के साथ मुलाकात करने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के लोग पहुंचे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने को लेकर आश्वासन दिया है। और एक और अपडेट की माने तो यूपी में खिड़की के जरिए बस में चढ़ते लोग दिखाई दिए तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये है भविष्य को हाथों में उठाए विकास की सीढ़ियां। और एक और जानकारी की माने तो बीजेपी में बरसे बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा बोले झूठ और दिखावा केवल सपा के नक्शे कदम पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।